गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूँ हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। तमाम ही देखने वालों को जुम्मा मुबारक और घरों से निकलने की तैयारी हो गई होगी या ऑफिस में पहुंच चुके होंगे। तो आप सभी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता वीकेंड भी शुरू होने वाला है, तो वीकेंड की भी मुबारकबाद अभी से ही दे देते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। आज जुमे का दिन है और वैसे भी आप लोग रात के वक्त सोते हुए, सुबह उठते वक्त, चलते फिरते, सफ़र में किसी जगह पर बैठें उठें तो दुआ मांगा करें। और हमेशा जायज़ दुआ अल्लाह पाक ज़रूर सुनते हैं। और दुआ में देरी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं। तो बेशक उस घर को बेहतर पता है, उस ज़ात को बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो उसके फैसलों में जो है ना, उसकी रज़ा में खुश होना सीखें। बिल्कुल। क्या खूबसूरत बात आपने की है सुबह सवेरे नजम, कि उसकी रज़ा में खुश होना सीखें। और जो दुआ का आपने जिक्र किया ना, दुआओं की ज़रूरत हमें हर वक्त रहती है। ज़िंदगी का कोई मरहला हो, खुशी हो, गमी हो। और आज तो इतना मुबारक दिन है, इतना प्यारा दिन है। आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत भी है, आज जुमा मुबारक भी है, और फिर वीकेंड की खुशी तो आपको है ही। तो मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है, मैं आपको लेकर चलती हूँ जनाब मस्जिद हरम में, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा साउंड सिस्टम नस्ब किया गया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का और जदीद तरीन ये साउंड सिस्टम है, जो कि इस वक्त दुनिया में इससे बड़ा साउंड सिस्टम पहले नहीं था। एंटीना है और ये बहुत सेंसिटिविटी के साथ काम करता है। इसमें बड़े जदीद आलात इस्तेमाल किए गए हैं और उस जगह की जो ज़रूरत है, जो कैपेसिटी है, उसको भी मद्देनज़र रखा गया है। तरबियती याफ्ता माहिरीन मुकर्रर हैं इस काम के लिए, जो 24 घंटे इस सिस्टम के जरिए ऑडियो सिग्नल को अल्लाह के मुकद्दस घर और मस्जिद हरम के कोने कोने तक पहुंचाने में मसरूफ रहते हैं। और हर नमाज से पहले मुस्तकिल तौर पर 120 से ज्यादा इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स काम करते हैं और कुल 7000 से ज्यादा स्पीकर्स माशाल्लाह से नस्ब है। माशाल्लाह जी, 7000 से ज्यादा स्पीकर यहाँ पर मौजूद हैं और ये अमदा ऑडियो नेटवर्क फील्ड से रिलेटेड हैं, जो मस्जिद अल हराम की ये तमाम देखभाल संभाल रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग कैमरास की भी बात की जाए तो वो भी दुनिया भर में एक ही मकाम पर अगर कैमरास इतने ज़्यादा मौजूद हों तो वो भी मस्जिद हरम ही होगी। और जिस खूबसूरत तरीके से सऊदी हुकूमत इसको मैनेज कर रही है और हमारे तक पहुंचा रही है 24 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन, और अल्लाह पाक इसी तरीके से हमें जल्द अज जल्द वहाँ पर भी जाने की सादत नसीब फरमाए और वहाँ पर जाके नमाज़ें अदा करने की, उम्रा हज की सादत आप सभी लोगों को अल्लाह पाक जो है वो नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। सऊदी अरब से रुख करते हैं हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ की। जब हम लोग जिक्र करते हैं हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाती है, पाक फौज की बात की जाती है, और फिर तुर्की में हमारे बहन भाई जो इस वक्त ज़लज़ले का शिकार हैं और बहुत बड़े लेवल पर तबाही हुई है, जानी और माली नुकसान हुआ। लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरफ से हमेशा इमदाद भी भेजी जा रही थी और हमेशा यहाँ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद गए, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गए, NDMA की तरफ से यहाँ से गए, और अब वहाँ पर रेस्क्यू के काम अभी भी चल रहे हैं। लेकिन पाक फौज की टीम जो है वो वापस आ चुकी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की में ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए इमदादी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि कौम अपने बहादुर और फ़र्ज शनास बेटों को सलाम पेश करती है। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में कहा कि तुर्की में पाकिस्तान रेस्क्यू टीम ने ज़िंदगियों को बचाया और ये सब हमारे हीरोज़ हैं, नो डाउट। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे और इसी तरीके से इन तमाम ये बरादर मुमालिक जो हैं इनके दरमियान में मोहब्बत भी कायम रहे और अल्लाह पाक इन नागहानी सूरत हाल से हमें जब भी गुजारे तो उसमें एक दूसरे के साथ इसी तरीके से इत्तेहाद बना रहे। बिल्कुल, ये इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि पूरी तारीख है एक तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात की। हम पे जब कड़ा वक्त आया तो तुर्की ने हमारा साथ दिया, जब तुर्की पे बुरा वक्त आया, कड़ा वक्त आया, तो हमने उनका साथ दिया। और इसी तरह एक दूसरे का एहसास करते हुए इस रीजन में जो हमारा साथ है, जो कोलैबोरेशन है, वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं। तो ये मिल के जो दुनिया का सामना करने की जो सलाहियत होती है वो बड़ी कम कौमों में होती है। और तुर्की और पाकिस्तान के लोग, उनके दिल जुड़े हुए हैं और ये जो दिल से दिल का कनेक्शन है ये कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि हम हीरोज की बात कर रहे हैं, उन लोगों की जो दूसरों की जान बचाते हैं, एक और फ्रंट पे भी हमारे हीरोज हैं और वो हैं हमारे प्लेयर्स। PSL 8 का मैं जिक्र कर रही हूँ कि PSL 8 में क्या हो रहा है, वो भी अपडेट शामिल कर लेते हैं। 13वां मैच था जनाब। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आज कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी और मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। PTV स्पोर्ट्स HD पे आप देख सकेंगे और दोनों टीमें पहली बार आमने सामने आ रही है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। और अगर
अगर पिछले इवेंट की मैं बात करूं तो दोनों टीमों के दरमियान तकरीबन 15 मैचेस खेले गए हैं, 8 में क्वेटा जबकि 7 में इस्लामाबाद कामयाब हुआ है। बिल्कुल जी, और जो कल मैच हुआ उसका भी अगर हम लोग जिक्र कर लें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैक टू बैक मैचेस हैं। आज भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, लेकिन कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया है। इवेंट में दूसरी कामयाबी समेटी है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 157 रन का हदफ सिर्फ और सिर्फ 14.5 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जबरदस्त जी, और ये पीएसएल की तरफ से खुशी की खबरें मिलती रहती हैं। वेल, आपकी टीम जीत गई है, आपको मुबारक हो। बल्कि इस्लामाबाद के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको मुबारक हो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरीके से। अच्छा, अब हम लोग रुख करते हैं जरा जापान का, और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबर है। खबर यह है कि जापान में साहिल समंदर पर एक गेंद पहुंच गई, लेकिन वो गेंद आम नहीं है, वो धाती गेंद है जो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है। इस गेंद का जो कतर है वो तकरीबन 1.5 मीटर है, और जापान के शहर हमामात्सु के साहिल पर इसे देखकर लोगों ने कयासराइयां शुरू कर दी हैं कि ये गेंद जो है वो उड़न तश्तरी है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि इस गेंद को हमने हटाने की कोशिश की थी मगर वो अपनी जगह से हिल तक नहीं रही है, और कुछ अफराद के ख्याल में तो ये ड्रैगन बॉल है। वाह, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग चीज मुझे बताई है। अब ये है क्या असल में, ये तो पता लग ही जाएगा जो जो हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद टेक्नोलॉजी का जिक्र करें, मैं चाहती हूँ कि हम कश्मीर की बात सबसे पहले करें, और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत किस तरह से मकबूजा कश्मीर में जुल्म करता है उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वैसे तो खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते ही रहते हैं, लेकिन कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जुल्म की एक तवील तारीख है, कई दहाइयों पे मुश्तमिल ये तारीख है, और ऐसे वाकयात हैं जिनको भुलाए भूला नहीं जा सकता। मैं एक ऐसे वाकये का जिक्र कर रही हूँ, सानेहा कोनन पोशपुरा, जिसको 32 साल गुजर गए। 32 साल पहले जुल्म की एक दास्तान रकम की गई, खवातीन की असमत दरी की गई, और बहुत बड़ी तादाद में असमत दरी का वाकया पेश आया था। 100 से ज्यादा खवातीन को असमत दरी का निशाना बनाया गया था। उसके बाद कोई कमीशन नहीं बना, उसकी कोई फाइंडिंग्स हमारे सामने नहीं आई, और ये मामला आज तक हल तलब है कि इतना जुल्म हो और दुनिया खामोश फिर भी दुनिया खामोश रहे। इसी हवाले से हम लोग रिपोर्ट देखते हैं नईमुल असद की। काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा वादी कश्मीर के जिले कुपवाड़ा के गांव कुनन पोशपुरा में 1991 में आज के दिन ही मुहसरा और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 8 से 80 साल की उम्र की 100 से जायद कश्मीरी खवातीन के साथ इज्तिमाई ज्यादती की। भारतीय हुकूमत ने सानिया को प्रोपगंडा करार देकर भारतीय फौज को बैरुल जिम्मा करार दे दिया था। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमें भारतीय हुकूमत से कई बार सानिया की तहकीकात का मुतालबा कर चुकी है। 32 साल गुजरने के बावजूद कुनन पोशपुरा के मुजरिमान भारतीय रियासती सरपरस्ती में आजाद है। نفرشات شن بلد تعال خلاص اسرتك ناجز كرك امريكا كوز كذا وناس اسكاس خلاص والله بنزرت الصور نفره ما آرمي कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनामी जमानत तिहाड़ जेल से अपने एक पैगाम में कहा है कि भारतीय फौज कश्मीरियों के अज़म को तोड़ने के लिए बेहुरमती को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी काले कवानीन के तहत हासिल इस्तिस्ना की वजह से बड़े पैमाने पर जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं। सैनिक कुनन पोशपुरा की मुतासिर खवातीन से इज़हार यकजहती के लिए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आजाद जम्मू कश्मीर शाख और जम्मू कश्मीर लिबरेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। इस मौके पर मुकर्रिर ने साने कुनन पोशपुरा की मुतासिर खवातीन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि उन मुतासिर खवातीन पर ढाए जाने वाले मजालिम का हिसाब भारत को देना पड़ेगा। कुनन पोशपुरा में भारतीय फौजियों की दरिंदगी के बदतरीन वाक़े के खिलाफ मुजफ्फराबाद में भी इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी धरना दिया गया। खवातीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने भारत मुखालिफ धरने में शिरकत की। नईमुल असद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। आज दिन की बरकत से ये दुआ करते हैं हम लोग कि अल्लाह पाक तमाम ही कश्मीरी बहन भाइयों की मुश्किलात आसान करें, आमीन। और अब बात करते हैं हम लोग मर्सिडीज बेंज की। गाड़ियों का शौक जिनको है और फिर साथ साथ टिकटॉक बनाने का भी शौक जिनको है, उनके लिए है ये अच्छी खबर। 2024 मॉडल मर्सिडीज बेंज जो आ रही है उसके अंदर मोबाइल फ़ोन के साथ ये ऑप्शन मौजूद है कि आप मोबाइल फ़ोन को बगैर यूज़ किए हुए इसके अपने कैमरा के ज़रिए टिकटॉक वीडियो बना सकते हैं। हत्ता कि लैपटॉप के बगैर भी ये मर्सिडीज़ के अंदर वीडियो लिंक के ज़रिए बिजनेस मीटिंग्स भी करना मुमकिन है। इस नए मॉडल की गाड़ी में फ्रंट कैमरा दिया गया है जिसमें आप जूम, टिकटॉक समेत
दीगर एप्लीकेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि डैशबोर्ड पर लगाए गए इस कैमरा में आप सेल्फियां भी अच्छी अच्छी ले सकते हैं और Wonderful. गाड़ी चलाते हुए डिफरेंट किस्म की आप लोग जो है वो हरकतें रिकॉर्ड अगर करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। कितनी जबरदस्त बात है ना कि आपको कोई मशीन नहीं यूज करनी पड़ रही, कुछ नहीं, गाड़ी में बटन खुद ही प्रेस सब कुछ करना। होता जा रहा है। ये एक बटन प्रेस करेंगे, सारी एक्टिविटी आपकी रिकॉर्ड होगी, आपको कोई एक्स्ट्रा गैजेट्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी की दुनिया से खबर दी है तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक इसी के मुकाबले की खबर आपके सामने रखूं। क्या और है? खबर ये है जनाब कि एक ऐसा कमरा तैयार हुआ है जो कि साउंड प्रूफ है और इतना हौलनाक है कि जब आप उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो आप अपने खून का जो बहाव है उसकी आवाज सुन सकते Seriously? हैं, आप अपने दिल की धड़कन की आवाज सुन सकते हैं। Okay. और कोई भी इंसान वहां पे बहुत ज्यादा वक्त, क्योंकि जाहिर है खौफ आता है ना अपनी अपनी बॉडी के अंदर Definitely. से आने वाली आवाजें हाँ। सुन के। ये साउंड प्रूफ कमरा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस कमरे ने अपने नाम कर लिए। 2015 में कायम किया गया था पहली मरतबा, फिर जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होती रही। ये रेडमंड वाशिंगटन में कायम है और जैसे हम आवाज को मेजर करते हैं ना डेसिबल में, से, हाँ। तो इसी तरह ये जो खामोशी है ये -20 डेसिबल से भी कुछ ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि एक शख्स ने इस कमरे में 30 मिनट से ज्यादा वक्त गुजारा है और ये मैक्सिमम टाइम है। वैसे तो जो अंदर जाता है वो उल्टे पांव वापस आ जाता है, तो Definitely. 30 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम जो इस कमरे के अंदर गुजारा जा सकता है। और ये जनाब बनाया किसने? ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। Wow. जाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट होगी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए, डिफरेंट चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी जाऊँ, देखूँ मैं कितना वक्त और गुजार मेरी सकती ख्वाहिश है कि वहां पर अगर आपको खून की भी आवाज आ रही है, हड्डियों की मूवमेंट की आवाज आपको आ रही है, दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, तो सोचें अगर उस कमरे के अंदर ढोल बज रहा हो ओए होए होए होए। तो फिर फिर क्या उसके होगा? बाद तो आप सोचें कि आप बाहर आएंगे तो आप 1 महीना सुमन बुकमन रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं थे। वेल ये ढोल हमारे ना सकाफत और कल्चर की एक ऐसी पहचान है कि किसी भी हम लोग खुशी का जब जिक्र करते हैं तो खुशी में चाहे बसंत हो, हाँ। ठीक है, उसके अलावा शादी ब्याह हो, तो वहां पर हमें पंजाब के कल्चर में ये देखने को मिलती है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ हमारी सकाफत से जुड़ी है, हमारा फर्नीचर भी, और ख़ास तौर पर अगर ननकाना के फर्नीचर की बात की जाए, चिन्योटी फर्नीचर, चिन्योटी फर्नीचर बिल्कुल है। ननकाना का फर्नीचर जो है ना, चिन्योटी फर्नीचर किसी और वजह से मशहूर है, ननकाना का है रंगीन फर्नीचर होता है। अच्छा, ये। कलरफुल होता हाँ, है। कलरफुल होता है और इसी कलरफुल ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, दीदा ज़ेब होता है और इसको लोग अपने घरों में सजा कर रखते हैं, खास तौर पर ड्राइंग रूम की ना खूबसूरती मजीद हाँ। बढ़ाने के लिए। तो इसी हवाले से मेरे पास एक रिपोर्ट है जो जावेद अहमद माविया पेश कर रहे हैं, आप लोग वो देखें। रंगीन फर्नीचर बनाने के लिए सबसे पहले आला किस्म की लकड़ी पर मशीनों के जरिए मतलूबा डिजाइनिंग की जाती है। फिर नस्ल दर नस्ल ये काम करने वाले माहिर कारीगर इस लकड़ी पर मुख्तलिफ शौक रंगों की तय चढ़ाकर मखसूस औजारों और फनी महारत से इन रंगों को तराशने के बाद खूबसूरत नक्श नगारी करते हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर दीदाजेब रंगीन कुर्सियाँ, मेज, मूड़े, पलंग और दीगर अशिया तैयार की जाती है। 3 नस्लों से काम कर रहे हैं, हमारा अपना ही काम है। लकड़ी लाते हैं और उसको फिर खराद के फिर उसमें दवाई लगा कर फिर सुखा के फिर रंग चढ़ाते हैं, उसके बाद ये डिजाइनिंग होती है। लोग जो है ना जहेज में देते हैं बेटियों को, बहनों को, और ये मजबूत चीज़ है, बहुत अच्छी बनती है। ये रंगीन फर्नीचर पंजाब की सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है जो खूबसूरत और पायदार होने के साथ साथ दूसरे फर्नीचर की निस्बत सस्ता भी है। यही वजह है कि देहात के अलावा अब शहरी इलाकों में भी इसके इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। सकाफत से लगाव रखने और रवायती अशिया खरीदने के शौकीन अफराद दूर दराज से ये फर्नीचर खरीदने के लिए ननकाना साहब आते हैं। रिपोर्ट आपने देखी जावेद अहमद माविया की, फर्नीचर किस तरह से बन रहा हो। वो मुझे हाँ। झूले बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे, इतना कलरफुल, रंग ऐसे लग रहे बिरंगे। थे जैसे ट्रक आर्ट होता है ना, उसमें रेड येलो ग्रीन इतने सारे कलर से बड़ा खूबसूरत लगता है। तो आप भी अगर अपने घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाना चाहते हैं तो ज़रूर आप ननकाना साहब से अच्छा सा फर्नीचर बनवाएं और उसमें अपनी मर्जी के कलर्स भी ऐड करवाएं। चले जी, अब मैं आपको लेके चलती हूँ टाइटैनिक की दुनिया में। ओके, क्या आपकी जहन में आता है जब मैं टाइटैनिक की बात करी? तो डूबा हुआ जहाज, डूबा हुआ जहाज ही ये आते वो हैं, जो- लव स्टोरी आती है। हाँ जहन में, अच्छा, yes. नहीं हम जहाज की बात कर रहे हैं, लव स्टोरी Okay. तो फिल्म में थी ना, वो तो रियल में पता नहीं एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। Okay. लेकिन ये जो जहाज था, ये सबसे ज्यादा लग्जरी जहाज हम इसको कहते भी हैं, तसव्वुर समझते भी किया हैं और जाता है। है भी, और सबसे बड़ा जहाज भी है, बेहतरीन बहरी जहाज था। 111 साल से मलबे की शक्ल में आज भी ये जहाज समंदर की तह में मौजूद है। और अभी इससे मुतालिक एक वीडियो सामने आई है जो कि 1986 में रिकॉर्ड की गई थी। ये जब बहरी जहाज तबाह हुआ था और समंदर कितना हौलनाक था उस वक्त, ये उस फुटेज में हम देख सकते हैं और उसके कुछ मनाजिर हम दिखा भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। टाइटैनिक के मलबे की इस गैर मामूली और पहले कभी ना देखे जाने वाली फुटेज ने डूबने वाले जहाज के डूबने और गहरे समंदर के पुरस्कार होने से
पर्दा उठाया है और क्या ये बात देख है। के मैं कहती हूँ किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है कि किस तरह टाइटैनिक डूबा था। बिल्कुल जी, ये तो थी टाइटैनिक के हवाले से खबर। अब आपको मैं बताता हूँ कि अपना आप लोगों ने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मलेरिया जिसको कहा जाता था अफ्रीका की बीमारी, हाँ। लेकिन अब जिस तरीके से आलमी हिद्दत बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बाद सिचुएशन ये है कि हर साल मलेरिया का दायरा कार बढ़ता जा रहा है और हर साल तकरीबन 5 किलोमीटर ये मच्छरों का दायरा कार बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये बहुत जानलेवा बीमारी है जो दीगर खित्तों में भी फैल सकती है और ये गुज़िश्ता सदी के डाटा से जाहिर किया जा रहा है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के माहिर हयातियात कॉलिन कॉरलसन और उनके साथियों ने गुज़िश्ता 120 बरस का अफ्रीकी डाटा जाहिर किया, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि 1898 से 2016 तक अफ्रीका में पाए जाने वाले एनोफिल्सन मच्छरों की 22 अनवा के फैलाव और दीगर इलाकों तक मुंतकिली हो चुकी है। इससे आप लोगों ने बचकर रहना है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये मच्छरों के हवाले से हम लोग देखते हैं कि लोग काफी ज्यादा एहतियात नहीं मच्छर करते। हैं, yes। नहीं, मच्छर तो है लेकिन लोग भी एहतियात नहीं करते इस हवाले से। हाँ। तो हम लोगों ने ये अवेयरनेस फैलानी है कि आप लोग कहीं पर भी बाहर मूव कर रहे हैं, जब एक डेंगू की लहर आती है हम लोग तब फिर भी एहतियात करते हैं, लेकिन कोशिश किया करेंगे बच्चों को जो है फुल स्लीव्स वाले कपड़े, ठीक है, और पूरे तरीके से कवर करके अगर आप लोग बाहर जा भी रहे हैं तो मॉस्पेल वगैरह यूज करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा नजम, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जब हम अफ्रीका का जिक्र करते हैं तो कई बीमारियां ऐसी हैं जो वहां से दुनिया भर में फैली हैं। उन लोगों का शायद लाइफस्टाइल ऐसा है, उनके खाने पीने की हैबिट्स, कुछ वहां का लाइफस्टाइल है उनका। हाँ, बीमारियां, फिर ये मच्छर और बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जो बाकी दुनिया में नहीं होती हैं, अफ्रीका से वो फैल जाती हैं। जैसे हम देखते थे निगलेरिया, इसी तरह और कोई इस तरह के अमराज थे जैसे जो कीड़ों मकोड़ों से फैलते हैं, जो चिमगादड़ों से फैलते हैं, या जैसे ये मलेरिया मच्छर की ये किस्म अफ्रीका से दुनिया भर में फैली है, जैसे पाकिस्तान में भी वो होते हैं, तो हमें एहतियात बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। एनीवेज, अब मैं आपको लेके चलती हूँ ज़रा आसमानों की दुनिया में, वहाँ क्या हो रहा है। माहिरीन फल्कियात ने 6 साल पहले हमारे निज़ाम शमसी के किनारे पर एक पुरस्रार नौवें सियारे की मुमकिना मौजूदगी के वाज़े शवाहिद हासिल किए, लेकिन ये जो फर्जी दुनिया थी इसका अभी तक मुशाहिदा नहीं किया गया। लेकिन अभी साइंसदानों का मानना है कि उन्होंने बिलाखिर ऐसा तरीक़ाकार एक तैयार कर लिया है जिससे सियारे को ढूंढ सकते हैं। और ये जो सियारा है जिसको उन्होंने एक्सप्लोर किया है, इसमें 20 तपते हुए चांद हैं। हमारी जमीन पे तो एक चांद है, वो भी ठंडा ठार। 20 तपते हुए चांद, ये 20 तपते हुए चांद हैं। और ये मैं कहती हूँ कि सूरज की तरह फिर गर्म ही होते होंगे। वैसे तो सूरज के मुकाबले में चांद की जो हीट है वो कुछ भी नहीं है। अगर 20 चांद में मिले तो इतने ज्यादा नहीं होंगे, बट एनीवेज ये एक डिफरेंस है हमारी दुनिया में और उस सैयारे में जिसका कुरान करीम में जिस तरह जिक्र है ना कि बेशक ये जो सैयारों और सितारों का निज़ाम है इसमें निशानियां हैं और इशारे हैं अक्लमंद लोगों के लिए। अब जब हम लोग ये तमाम चीज़ें देखते हैं तो अकल हैरान रह जाती है और उन तमाम सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं कि ये जो आसपास हमारी ज़िंदगी बस रही है, ये जो दरख्त उग रहे हैं, ये जो पानी, रात का निज़ाम है, दिन और रात का निज़ाम है, पहाड़ जिस तरीके से अपनी जगह पर मौजूद हैं, ये सब एक अल्लाह, एक वाहिद अल्लाह के होने की निशानी है। और ये एक हमें लगता है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ ज़मीन है, लेकिन इस कुर्रा अर्ज़ में क्या पता कितनी और ज़मीनें बहुत ज़मीनें मौजूद, कितनी और वहाँ यहाँ पर मखलूक़ात मौजूद हैं और अभी हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए सारी चीज़ों को। बिल्कुल जी। हम लोग ये साइंसदानों को भी देखते हैं कि ये लोग कहाँ तक पहुँचते हैं और इस सैयारे के हवाले से या इस प्लैनेट के हवाले से, जिसको प्लैनेट 9 कहा गया है, इसके हवाले से पता लगता है, ये नहीं पता लगता। ब्रेक की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है। जब वापस आएंगे तो बहुत ही अहम टॉपिक जो हमारा डेली टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उसके बारे में खुद भी पढ़ा करें, और वो है शिद्दत पसंदी से हम लोगों ने कैसे लड़ना है, इंतहा पसंदी, खासतौर पर मजहबी ये जो नफरत फैलाई जा रही है इस हवाले से हम लोगों ने कैसे लड़ना है और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का क्या रोल है। लेकिन हम लोग वापस आएंगे, बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल, फिक्र तहकीक
और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच के साथ। वेलकम बैक। नजम ने वैसे तो सस्पेंस ख़त्म कर दिया, इस सेगमेंट का बता दिया कि क्या होने वाला है, क्योंकि हम रोज़ाना बात करते हैं, इसलिए मैं बहुत लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि आप ये अपने डायरेक्शन बना सके कि जिस टॉपिक पे हम डेली बात करते हैं वो बातें एक सी नहीं होती। उसमें रोज़ाना कुछ नया होता है, नए लोग होते हैं, नए मेहमान होते हैं, और लर्निंग के लिए भी कुछ ना कुछ नया होता है। जब हम यूथ की बात करते हैं, हमारे 60% आबादी का हिस्सा है हमारी यूथ पे मुश्तमिल। उस यूथ के पोटेंशियल को हमने टैप करना है, उनकी सलाहियतों को उजागर करना है और उनको इस काबिल बनाना है कि जो शिद्दत पसंद, जो इंतहा पसंद, इन मासूम जहनों को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, इनकी ब्रेन वॉशिंग की कोशिश करते हैं, इनको गलत डायरेक्शंस पे लेके जाते हैं। हमने कोपिंग मैकेनिज्म कैसा बनाना है, हमने कैसे डील करना है, हमारा काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए, इस पे डेली एक नई जहत हमारे सामने आती है, एक नया पॉइंट सोचने का नया अंदाज हम सीखते हैं, देखते हैं। हमारे लिए भी नई बातें होती हैं, आई एम श्योर कि आपके लिए भी बहुत कुछ इसमें नया होता है। तो आज हमारे एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन वसीम साहब, प्रो वाइस चांसलर मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सब कैसे हैं? ठीक है, गुड टू सी यू। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो है ना वो यंग एज में माशाल्लाह से इस स्केल पर और यहाँ पर मौजूद हैं। यस, डेफिनेटली। सो बहुत सारी राय हम लोगों ने ली हैं, बहुत सारी काबिल शख्सियात इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन एक यूथ का पर्सपेक्टिव मैं जानना चाहता हूँ। जब इस टॉपिक का जिक्र किया जाता है तो ओवरऑल पाकिस्तान की इन्वायरमेंट को देखते हुए आपके जहन में क्या चीज़ें आती हैं? अच्छा नजम, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के रोल से पहले हमें ये सवाल उठाने की ज़रूरत है कि क्या तालीम का क्या ताल्लुक़ है शिद्दत पसंदी के साथ। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि ये ताल्लुक़ बड़ा दो धारी तलवार की तरह का है कि अगर तो आपका मौलम या टीचर जो है वो मॉडरेट या सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है तो वो एजुकेशन को यूज़ कर सकता है इस टेररिज्म को कम करने के लिए, जबकि इसके बरक्स अगर मौलम ही फंडामेंटलिस्ट या रेडिकलाइज्ड जहनीत का हामिल है तो वो उसी तरह उन शिद्दत पसंद रुझानात को इनकलकेट कर सकता है आपकी यूथ के अंदर। तो एजुकेशन, इस चीज़ पर तो कोई दो राय नहीं है कि एजुकेशन या तालीम का एक बहुत मेजर रोल है यूथ को पुल या पुश करने के लिए टूवर्ड्स और फॉर एक्सट्रीमिज़म। अब आपके मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि जी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ क्या रोल प्ले कर सकती हैं। इसमें भी सवाल उठाने की ज़रूरत है कि क्या वोकेशनल या प्रोफेशनल एजुकेशन काफ़ी है इस एक्सट्रीमिज़म या ये जो शिद्दत पसंदी की लानत है इसको ख़त्म करने के लिए? मेरी ज़ाती राय में ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, इसमें हमें अपने क्लासरूम कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें इंक्लूसिविटी लाने की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड सबसे ज़रूरी कंट्रोवर्शियल और पोलराइजिंग टॉपिक्स को क्लासरूम में डिस्कस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे जो हमारा करंट तालीमी निज़ाम है ये कंट्रोवर्शियल या जो पोलराइजिंग इश्यूज़ है इनको डिस्कस करने पर इनकरेज ही नहीं करता टीचर को। अब तब्दीली आ रही है। हाँ, हम अपनी ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेशली जो ये लाहौर और सेंट्रलाइज सिटीज़ में, यहाँ पर तो टीचर्स को इनकरेज कर रहे हैं। एंड चूँकि मैं HEC के साथ काफ़ी क्लोजली काम करता हूँ तो HEC का भी एक डिपार्टमेंट नाही के नाम से वो इस तरह की टीचर ट्रेनिंग्स को काफ़ी फोकस किए हुए हैं। लेकिन जो हमारे पेरिफेरल या इंटीरियर एरियाज़ हैं, दूर दराज के एरियाज़ हैं, वहाँ पर तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम तो छोड़ें, जो आपकी बेसिक या सेकेंडरी एजुकेशन है उसी का काफ़ी हद तक फुकदान है। सही।
अच्छा, जब यूनिवर्सिटीज़ की हम जिक्र करते हैं डॉक्टर वसीम, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ सोच लेके आते हैं, किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन लेते हैं, उन्होंने सोचा होता है हमें ये बनना है, ये बनना है। अब ये वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट सीखें, हम उनको सिखाएं। क्या इसके लिए कोई सर्वे होते हैं कि स्टूडेंट क्या सीखने आया है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहता क्या है? अच्छा, जो मैं यूनिवर्सिटीज़ का पर्सपेक्टिव ज़रूर दे सकता हूँ कि एडमिशन के टाइम पर ही यूनिवर्सिटीज़ से जो अच्छी कुछ मुस्तनद यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन के टाइम पर ही स्टूडेंट्स के साथ भी एक नशिस्त रखती हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ में आपके इल्म में होगा एक स्टूडेंट एडवाइज़र की एक डायरेक्टरेट पूरा आजकल बिल्ड हुआ होता है, जिसमें स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करता है अपने क्वेश्चंस कि क्या कैरियर पाथ हो सकती है, इस पर्टिकुलर एजुकेशन को एक्वायर करने के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है। और अक्सर स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है, अक्सर नहीं पता होता। और मेरा ख्याल है यही जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना हासिल कर पाना भी इनडायरेक्ट रीज़न बनता है इस शिद्दत पसंदी की तरफ जाने का। तो बिल्कुल जी, इन कंक्लूजन मेरा ख्याल है जो एडमिशन ऑफिस है या स्टूडेंट अफेयर्स का ऑफिस जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर दोनों में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये मौजूद है और ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है हमारी यूथ को या स्टूडेंट्स को कि व्हाट कुड बी द पाथवे टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ एंड बिकम अ रिस्पांसिबल सिटीजन। गाइडेंस के साथ साथ क्या हम उनकी नीड्स को पूरा भी कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं इसमें बड़ा कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कह सकता हूँ कि जैसे अगर प्रोफेशनल डिग्रीज़ की बात कर ली जाए, लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग या MBBS, जितने भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल कॉलेजेस में इनरोल हो रहे हैं वो अपनी जो प्रोफेशनल स्किल सेट है उसको तो एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत समर की है कि इन प्रोफेशनल या वोकेशनल ट्रेनिंग्स के साथ साथ हमें आपको जो ये आपके सिविक्स के सब्जेक्ट्स या जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के जो तालीम है उसको भी इनकलकेट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, सिविक्स मैंने बहुत सी जगहों पर ये सब्जेक्ट अब होता ही नहीं है। एंड जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड यही मेरा पॉइंट है कि इन सब्जेक्ट्स की इंक्लूजन भी यूनिवर्सिटी लेवल पर ज़रूरी है। कंपलसरी तो थोड़ा ज़रा ज़्यादती हो जाएगी क्योंकि बच्चों पर पढ़ाई का पहले बोझ इतना ज़्यादा है कि आप एक कंपल्शन तो नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट फॉर्मल एजुकेशन ना, सो फॉर्मल एजुकेशन से ज़रा हट के हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और इनफॉर्मल एजुकेशन में आते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सिखाने का जो मेन ज़रिया है ना आपके पास वो इनफॉर्मल एजुकेशन ही है, जो आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ मैं मिल रहा हूँ, आप मुझसे मिल रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का नॉलेज शेयरिंग हो रही है। इस मॉडल पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ या ख़ासतौर पे आपकी यूनिवर्सिटी, हम लोग इसकी तरफ क्यों नहीं बच्चों को राग़िब कर रहे हैं? अच्छा देखें, जैसे ये बेसिक आपकी एजुकेशन की जो डेफिनेशन है उसी में ये कॉग्निटिव स्किल सेट इन्हेंसमेंट जो है वो बेसिक पार्ट है। एंड जो आपकी बेसिक एजुकेशन है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की तरफ। नो डाउट। यूनिवर्सिटीज़, मैं यहाँ पर मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी के एतबार से ज़रूर बोल सकता हूँ कि हम फ्रीक्वेंटली इस तरह के इवेंट्स करवाते रहते हैं जिसमें बसंत गाला और दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़, सो दैट स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्राम द फॉर्मल लर्निंग, अपार्ट फ्राम प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उनको जो जनरल किस्म की तालीम है कि किस तरह इंटरेक्ट करना है, किस तरह अपने फीमेल काउंटर पार्ट से कैसे बात करनी है, बुजुर्गों से कैसे इंटरेक्ट करना है, तो ये जो डेली की रूटीन की जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली सिखाई जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। मजहबी इंतहा पसंदी को जब आप देखते हैं, सुनते हैं, तो इसी हवाले से अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं कि इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ का क्या फोकस होना चाहिए इस टाइम पर? इसमें जी जो बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो स्टूडेंट से पहले तो टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि अगर किसी स्टूडेंट में इस तरह के रुझानात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो तो कॉलेज या स्कूल का स्टूडेंट है वो अपने घर में एक रीज़नेबल हद तक टाइम गुजारता है, लेकिन व्हेन अ स्टूडेंट कम्स टू यूनिवर्सिटी उसके ऊपर मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि घर वालों से वो कनेक्शन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वो नहीं रख सकता। तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो जो टीचर और स्टूडेंट का रब्त है वो इंतहाई ज़रूरी है। और अगर टीचर जो है वो ट्रेन है रेड फ्लैग्स को पॉइंट आउट करने के लिए कि जी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट में ये एबनॉर्मल रुझानात जो हैं वो परवान चढ़ रहे हैं, तो वहीं पर उन्हें इंटरसेप्ट करे और उनको जहन साजी करते हुए उनका तदारुक करे। तो मेरा ख्याल है इस अमर में यूनिवर्सिटियाँ बिल अमूम और हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है इन जनरल ये पीछे है। अभी इसमें ज़रूरत है इस चीज़ की।
اینڈ دی انفارچونیٹ ریئلٹی ہے جی کہ آپ کو ہر پروفیشن میں جانے کے لیے ایک پرٹیکولر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، لیکن یونیورسٹی ٹیچر بننے کے لیے آپ کو کوئی کسی قسم کی ایڈیشنل ریکوائرمنٹ نہیں پاس کرنی پڑتی اپارٹ فرام گیٹنگ یور فارمل پروفیشنل نالج. صحیح. اچھا یہ تو یونیورسٹیز کی بات ہوئی. اب ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی تعداد جامعات اور مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں جہاں پہ دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. بہت سے والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے پاس دینی تعلیم میں PhD تک کی ڈگریز ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ اداروں میں چند ایک ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جو علماء ہائر کیے جاتے ہیں وہ اسپیسیفک کوالیفیکیشن کے ساتھ نہیں آتے، ان کا نالج کم ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی چیزوں کی غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. جیسے آپ جہاد کے معاملے کو لے لیں، بہت ساری چیزوں میں بچوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں. اب اس بچے کا ذہن جو خراب ہوا اس کو کہیں نہ کہیں ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. جو انکمپلیٹ نالج وہ لے کے پھر رہا ہے وہ اپنے بہت سے ساتھیوں کے سامنے بھی اس پہ بات کرے گا، بہت سے ذہن وہ بھی پلیوٹ کرے گا. کیا یونیورسٹیز میں جید علماء کے ساتھ کچھ سیشنز رکھے جاتے ہیں تاکہ بچوں کے وہ ریزرویشنز یا وہ نالج جو انکمپلیٹ ہے اس کو کمپلیٹ کیا جا سکے؟ اچھا، آپ کے سوال کے دو جوابات ہیں. دیکھیں، ایک تو جو ادارے ریگولیٹڈ نہیں ہیں ان کے مسائل تو بالکل مختلف نوعیت کے ہیں. ٹھیک ہے. جو ادارے ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر سایہ یا جو وہ ریگولیٹ کرتے ہیں، وہاں پر تو اچھی چیز یہ ہے کہ جو بھی ٹیچر ہوگا وہ مستند ڈگری یافتہ ہوگا. اب دوسرا سوال کہ کیا یونیورسٹیز میں جید عالم بلائے جاتے ہیں؟ ہماری اپنی یونیورسٹی کی حد تک بات کروں گا کہ ہم لوگوں نے اسلامک اسٹڈیز میں BS MS PhD تینوں ٹیئرز کے پروگرام شروع کروائے ہیں. اینڈ ہمارے پاس ماشاءاللہ انٹرنیشنل PhD گریجویٹس جو ہیں وہ ایز اسسٹنٹ پروفیسرز اینڈ ایسوسیٹ پروفیسرز کام کر رہے ہیں. دینی تعلیم کے علاوہ جو دوسرے ڈسپلنس کے لیے آتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کے لیے؟ ہاں، یہاں پر BS کے لیول تک تو جی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہے اس کو کمپلسری قرار دیا گیا. اینڈ جو ہماری نئی انڈر گریڈ پالیسی 2020 لانچ کر رہی ہے HEC، اس میں بلکہ اس اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور ان کے کریڈٹ آورز جو ہیں وہ 3 سے بڑھا کر 5 یا 6 کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے. لیکن جو MS اینڈ PhD کے لیول کی ایجوکیشن ہے اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹوڈنٹس پر پہلے ہی اتنا زیادہ پریشر ہے سبجیکٹس کا، ریسرچ کا، تھیسس کا، تو اس میں فارملی اس کو انکلوڈ کرنا اس ٹائم پر لیکن تب تک ذہن سازی ہو بھی چکی ہوتی ہے. میرا خیال یہ بالکل. اچھا، I have 2 questions. ایک تو یہ کہ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام جس طرح سلمان نے ذکر کیا، آپ نے بھی مینشن کیا کہ کرائٹیریا کے تحت ڈگری ہونا مسٹ ہے. تو ڈگری تو ان پروفیسرز کے پاس ہے، لیکن وہ اسکل سیٹ جو ایک پروفیشن کا ہونا چاہیے اس کی کیا کمی ہے؟ یا آپ نے جس طرح خود بھی مینشن کیا کہ ٹیچرز پروگرامنگ، اور پھر دوسری طرف ہمارا کریکولم، اس کو بھی کیا ریوائز ہونے کی ضرورت ہے؟ لیٹ می بی بٹ بلنٹ اینڈ آنیسٹ کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کی شدید کمی ہے جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم سلیکشن بورڈ میں بیٹھتے ہیں ٹیچرز کی ہائرنگ کے لیے تو کبھی کبھی اتنا انفارچونیٹ لگتا ہے کہ دیر آر مینی کینڈیڈیٹس ود لوکل PhD ڈگریز who cannot even speak a proper sentence, leave about in English اور اردو، لیکن جو ایک پراپر فکرہ تک ٹھیک سے نہیں بول سکتے. تو یہ تو ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کی کمی بھی ہے اور اس ریکوائرمنٹ کو کمپلسری کرنے کی بھی ضرورت ہے یونیورسٹی جابز یا یونیورسٹی میں ٹیچنگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، کریکولم ریوائز ہونا چاہیے. ہاں جی، کریکولم جی اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جی ہماری جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس میں جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب تھے شفقت محمود صاحب، ان کی یہ ڈریم جاب تھی کہ اس کو سنگل نیشنل کریکولم کو نافذ کیا جائے. تو اس کے جی اپنے مسائل ہیں کہ ہمیں پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بینچ مارک کیا ہے. کیا ہم نے یہ جو ویسٹرن طرز کی تعلیم جو OA لیولز ہے اس کو نیچے لے کر آنا ہے، یا ہم نے اپنی تعلیم جو مدرسوں میں اور سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے اس کو اوپر لے کر جانا ہے. تو اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن اس کا ایک شارٹ جواب یہ ہے کہ بالکل ضرورت ہے کریکولم کو ریوائز کرنے کی، لیکن انڈر گریڈ لیول سے پہلے پرائمری اینڈ سیکنڈری لیول. ٹالرنس کی اگر ہم لوگ بات کریں، سو ٹالرنس
कैसे एक दूसरे के अंदर जो है वो लाई जा सकती है, हर इंडिविजुअल अपने लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, ठीक है। अगर हम लोग मैसिव लेवल पे बात करें तो यूनिवर्सिटी भी, ये भी आप मेंशन कर देंगे यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली हमें क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, इसमें यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ये जो बर्दाश्त या टॉलरेंस का फैक्टर है, ये यूनिवर्सिटी से पहले ही सोसाइटी लेवल पर इनकलकेट कर दिया जाता है ना। आजकल के हालात में आपको पता है जो आउट ऑफ क्लासरूम लर्निंग है वो बड़ी ज़रूरी है, एंड किसी भी सोसाइटी में आप लीडर्स के रोल को फरामोश नहीं कर सकते। एंड अगेन आपके सामने जो हमारे पाकिस्तान के करंट लीडर्स हैं, उनमें जो अदम बर्दाश्त है वो इस हद तक, सोसाइटी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। अच्छा, एक और कल्चर बड़ा आम है आजकल कि बच्चों को धड़ाधड़ प्राइवेट स्कूल में एक दूसरे की देखा देखी एडमिट करा दिया जाता है, उनका दाखिला हो जाता है। अब जो प्राइवेट इदारे हैं वो सारे रेगुलेटेड नहीं होते, वो रजिस्टर्ड है नहीं है, बस पेरेंट्स को ये कंसर्न होता है कि उनका बच्चा ABC सीख जाए, उनका बच्चा 1 2 अलिफ में सारी चीज़ें सीख ले, उसके बाद देखेंगे कि स्कूल में दाखिल कराना है, रजिस्टर्ड हो ना हो, वो बात की स्टेजेस आती हैं। तो ये जो अर्ली जिन स्कूल्स में दाखिल कराया जाता है, बच्चे की बेस तो वहाँ से बनती है, वहाँ पे किस किस्म के बच्चों के साथ वो बैठता है, टीचर्स उन पे ध्यान देते हैं नहीं देते। तो इसको कोई मैकेनिज्म है कि इसको भी रेगुलेट किया जा सके कि जो गली मोहल्लों में स्कूल हैं वहाँ पे तरबियत का प्रॉपर एहतमाम होना चाहिए, इसको इंश्योर किया जा सके? अच्छा, पहले तो आपके सवाल से सवाल ये उठाया जा सकता है कि क्यों पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी इदारों में अपने बच्चों को भेजने से कतरा रहे हैं। नहीं, भेजते हैं, ऐसा नहीं कि कतराते हैं, लेकिन वो भेजने से पहले वो चाहते हैं कि बच्चे की बेस बन जाए, उनका बच्चा ABC 1 2 अलिफ बे, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि ABC आनी चाहिए, बड़ी वाली भी छोटी वाली भी, फिर अलिफ बे और 1 2। वैसे व्हाट आई बिलीव ये चीजें जो है ना माँ बाप को खुद ही घर में सिखानी चाहिए, सारे पेरेंट्स का स्टेमिना भी नहीं होता, टेम्परामेंट भी नहीं होता। सेकेंडरी इस प्राइमरी लेवल पर या इस मॉन्टेसरी लेवल पर मेरा ख्याल है इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक शिद्दत पसंदी के साथ आप जोड़ भी नहीं सकते। लेकिन बच्चों का जहन बन रहा होता है। देखिए, एक बच्चा अगर WWF देख रहा है, बच्चा अगर वो जो मार पिटाई वाली गेम है, क्या कहते हैं उसको, टेकन, पता नहीं क्या क्या, उसके 2-3 तरह की गेम्स है जो वो देख रहे हैं, तो बच्चा वायलेंट हो जाता है, अर्ली एज से हो जाता है। PUBG, एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल। अगेन कि ये प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पर तो ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जिसकी आपने बात की जो गली मोहल्लों में मॉन्टेसरी या डे केयर लेवल के इदारे हैं, उनमें मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि इसका असर निस्बतन कम रहेगा। ठीक हो गया। स्कूल कॉलेजेस, हम लोग ने यूनिवर्सिटी लेवल की बात की, यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते बच्चे के अंदर खुद भी समझ आ जाती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन वो नौजवानी की उम्र होती है ना, और उसमें ख़ास तौर पर जब आप बोर्ड की एग्जामिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं, 9th 10th इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मुझे ये ज़्यादा ख़तरनाक टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर ही आपकी जो है ना वो जहन साजी आपकी यहाँ पर होनी होती है कि आपने आगे क्या पढ़ना है यूनिवर्सिटी में जाके, आप किन किन को फॉलो कर रहे हैं, आपके रोल मॉडल्स क्या हैं। सो उस पॉइंट पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? अच्छा देखें, फिर शिद्दत पसंदी की तरफ माइल होने के जो बेसिक वजूहात हैं अपार्ट फ्राम रिलीजन या रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, वो है जी सोशल इनजस्टिस एंड फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अगर तो यूथ को ये नज़र आ रहा होगा कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो बड़ा वैलिड, वाइब्रेंट, प्रोएक्टिव है, तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इजीली यूथ को उस साइड पर डेविएट कर सकें। लेकिन अगर इस चीज़ का इदराक आपको 15-16 साल की उम्र में ही होना शुरू हो जाए, टीवी देखकर, मुख्तलिफ खबरें देखकर, कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो बिल्कुल फ्यूटाइल हो चुका है। उस वक्त बच्चा ये अपने इर्द गिर्द के बारे में या अपने इन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, व्हाट आई बिलीव उसका तो हर टाइम फोकस ये होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने जो है वो फोर्सेस ज्वाइन करनी है, या मैंने मीडिया ज्वाइन करना है। ये आप उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या और मेजर शहरों में। लेट अस टॉक अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर दोज यूथ members who are residing in बलोचिस्तान या फॉर दैट मैटर सिंध कच्चे के इलाके में। उनके लिए आपको लगता है कि एक एग्जांपल जो बेस्ट है, जो हमें करना चाहिए इन सब के लिए, कि एंटरटेनमेंट के मजीद ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा करने चाहिए? मेरा ख्याल है एजुकेशन के बाद एंटरटेनमेंट के मजीद, एजुकेशन, क्योंकि हमें जो मेरे नॉलेज में, मेरा ख्याल है आपको भी बेहतर पता होगा कि जैसे हमारे बलोचिस्तान में जो ये सरदारी निज़ाम है, वहाँ पर तो जो बेसिक एजुकेशन का राइट है वो ही डिनाई कर दिया जाता है बहुत से बच्चों को, क्योंकि वो आपके मुलाजमीन में है या। लेकिन डॉक्टर हसन, वैसे अभी वक्त कम है, आई विश कि हम कंटिन्यू करते हैं। वहाँ भी कल्चर बहुत चेंज हो चुका है, अभी बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है,
कभी माजी में होते थे इस तरह के निज़ाम, लेकिन अब ज़ाहिर लोगों में अवेयरनेस आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आई विश कि हम इसको मजीद डिवाइड कर सकते हैं डिस्कशन को मुख्तलिफ हिस्सों में, कि एक तो इंतहा पसंदी है, मजहबी इंतहा पसंदी, एक वो शद्दत पसंदी का जज्बा होता है जो बचपन से बच्चे में परवान चढ़ता है। वो बहन भाइयों को मारता है, वो ये मार पिटाई, फिर उसके जहन में पुख्ता रवैये होते जाते हैं। फिर जब वो बड़ा होता है तो वो बाहर रोज लड़ाई झगड़ा करके आ जाते हैं। ये चीज़ें आने वाले प्रोग्राम्स में इसके डिस्कस करेंगे। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं नए मेहमान के साथ, हमारे साथ रहिए। इस सहरंगेज सफरनामे में आप हमारे साथ महवे नजारा हो जाएं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान। वो सामने आ रहा है गुजरात पास। Congratulations to PTV on launching the program Traveling Tunes of Pakistan. ये खूबसूरत मकाम, ये खूबसूरत मंजर, ये नज़ारे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूबों में जाकर वहाँ के लोगों की जुबानों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में हर चीज आपको दिखाने वाले हैं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान में चित्राली बहन भाइयों को खुश आमदीद। आज का हमारा पड़ाव है चित्राल में। अवगान कतर मनो पिशावर चितासुता हर कले वायु खुश आमदीद वायु। वेलकम बैक। हर घर में प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे जरूर मौजूद होते हैं। कहते हैं कि बच्चे फूलों की तरह होते हैं। इन फूलों को आपने कभी मुरझाने नहीं देना, इनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें। आप इनके हंसने मुस्कुराने के पीछे पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स कितना वक्त अपने बच्चों को देते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, बच्चों के मूड्स को कितना समझते हैं, उनकी ज़रूरियात को किस तरह पूरा करते हैं। वो मटेरियलिस्टिक भी हो सकती हैं उनकी ज़रूरियात, और वो नेचुरल नीड्स भी हो सकती हैं उनकी। उनको कैसे पूरा करना है, उन बच्चों को खुश कैसे रखना है, इन फूलों की आबियारी, इस गुलशन की आबियारी कैसे करनी है, इस पे बात करने के लिए आज हमारी मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद। बिल्कुल जी, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रही हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मोहतरमा मरियम नियाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं? Thank you so much for having me. मैम, ये सवाल कि जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद स्कूलिंग का अमल शुरू होता है, या वो पहले 1-2 साल का जो पीरियड होता है, उसमें माँ बाप को भी अपना बिहेवियर चेंज कर लेना चाहिए और माँ बाप को भी तब्दील होने की ज़रूरत है बच्चों के साथ, या ओवरऑल अपने घर का एनवायरनमेंट ही तब्दील करने की ज़रूरत है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत वास्ट डायनामिक टॉपिक है, लेकिन एज सच इसको इग्नोर करके रेगुलर रूटीन की तरफ लेके जाया जाता है। बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए, शादियाँ होगी। इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो भी को ब्लैंक होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा होता है अपनी एनवायरनमेंट में, आगे पीछे सबसे देख के वो बिहेवियर्स लर्न करता है, इमोशंस लर्न करता है, एक्सप्रेस कैसे करना है ये लर्न करना होता है।
बिकॉज मेरा इस फील्ड से कनेक्शन है। और अब जब मैं टीन एजर्स को देखती हूँ जो एडिक्शन में चले गए हैं या डिफरेंट किस्म की जो अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़ में चले गए हैं, तो वो यही कहते हैं कि अच्छा तो एग्रेशन में कैसे ना शो करता, मेरे बाबा भी तो यही करते थे, मेरी मामा भी तो मुझे मारती थी, मैं छोटे बहन भाई को क्यों नहीं मारूँ। तो ये बच्चे लर्न करते हैं अपनी होम एनवायरनमेंट से। तो बिफोर सेंडिंग देम टू स्कूल, बच्चा स्कूल जाए उससे पहले घर की एनवायरनमेंट डेफिनेटली बहुत मैटर करती है कि पेरेंट्स अपने आप को कैसे चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड, और अपने घर की एनवायरनमेंट को कितना कूल काम रख रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और पेरेंट्स के कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनको डी लर्न करने की ज़रूरत है बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए? अच्छा देखिए, जब आपकी एक शादी होती है तब दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं कि जो कि एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट उनके मजाज होते हैं। फिर वो अंडरस्टैंडिंग समटाइम हो पाती है, समटाइम नहीं हो पाती है, कुछ चीज़ें आप कोऑपरेट कर जाते हैं, कुछ पे नहीं कर जाते। लेकिन जब बच्चा आपके घर में एक आ जाए, एक ब्लैंक पेज आपके घर में आ जाए जिस पे वही लिखा जाएगा जो कि उसके सामने शो किया जाएगा, वहाँ पे आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना पड़ता है। मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि बच्चे के सामने डिस्पाइट के आपके कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बच्चे के सामने आपको एक पेज पे होना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चा मैनिपुलेशन सीख जाता है। अगर एक फादर ने उसको किसी चीज़ से मना कर दिया है और मदर उसको किसी चीज़ पे इनकरेज कर लिया, तो डेफिनेटली बच्चा फादर से दूर होकर मदर की तरफ होगा और उसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना, क्योंकि उसको पता होगा कि ये वीक पर्सन है, इसको मैं कर सकता हूँ। सो जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अपने रूम के अंदर रिजॉल्व करें और बच्चे के सामने आप एक पेज पे होके एक स्टांस पे आएँ। ठीक है। अक्सर ये होता है कि फैमिलीज़ में जब हम लोग बात करते हैं जॉइंट फैमिलीज़ की, सो जॉइंट फैमिली में हम लोग देखते हैं कि कभी ताया, चचा, मामू, दादा दादी भी बच्चों को डांट रहे होते हैं, ठीक है, या कभी कभी ये होता है कि माँ बाप डांट रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। तो ये क्या, ये लाइन जो है, ये थिन सी लाइन दरमियान में, अब इसमें लड़ाई होने का भी खतरा होता है आपस में ख़ानदान में, तो ये क्या होना चाहिए सिलसिला? अच्छा देखिए, जॉइंट फैमिली में बच्चे को रेज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, बिकॉज बीइंग अ मदर आप बच्चों को किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन दादा दादी आउट ऑफ प्यार, नाना नानी, बाकी जो रिश्ते हैं आउट ऑफ प्यार, वो जो लिमिट है वो बनने नहीं देते हैं। वहाँ पे पेरेंट्स का बहुत स्ट्रिक्ट एक इम्तिहान स्टार्ट हो जाता है, और वो अंदर ही अंदर पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि मैंने बच्चे को जंक खाने से मना कर दिया है, लेकिन किसी ने घर में, किसी और बड़े बुजुर्ग ने उसको वो जंक ला के वो कोई क्रिस्प, जूस, बिस्किट पकड़ा दिए हैं, तो वो मदर के लिए या फादर के लिए बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ हो जाती है। इसमें आई थिंक एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एजुकेट करें अपनी फैमिली मेम्बर्स को कि पेरेंट्स का रोल पेरेंट्स ही अदा करें तो बेहतर होता है। हम लोग जहाँ पे रोल्स को स्विच करते रहते हैं, कभी मदर जो है वो दादी बन जाती है, कभी मदर जो है वो नानी बन जाती है, कभी फुप्पो बन जाती है, कभी खाला बन जाती है। मदर शुड बी मदर। अब जैसे यहीं से मैं आपको एक अगर चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि मेरे जहन में और भी 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है, वापस आएंगे, सेम टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से मुतालिक बात हो रही थी ब्रेक से पहले, और बच्चों के बिहेवियर्स को एड्रेस करना ज़रूरी है, उनके मूड्स को समझना ज़रूरी है, ये हम डिस्कस करते हैं। डॉक्टर मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मरियम, बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल क्या हो सकता है बच्चों के लिए? अच्छा देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि चाइल्ड ड्रिवन होते हैं, बच्चा उनको ड्राइव कर रहा होता है, बच्चे की ख्वाहिशात, बच्चे के मूड, सब कुछ जो होता है ना, पेरेंट्स उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अनइन्वॉल्व होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या उसका रिजल्ट आया, वो अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि उनको बिल्कुल कोई अटैचमेंट नहीं होती है। देन कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अथॉरिटेरियन होते हैं कि मैंने ये कह दिया है तो बस मैंने कह दिया है और ऐसा ही होगा। आप कोई उसको जस्टिफिकेशन बच्चे को नहीं दे रहे हैं, कोई क्लियर ग्राउंड्स आप नहीं बता रहे हैं उसको कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई आप कनेक्शन डेवलप नहीं कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो रही है। फिर कहते हैं जो बेस्ट, जो रिसर्चेस ने जो प्रूव किया है, जो बेस्ट स्टाइल इज अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के लेवल पे आके समझते हैं चीज़ों को, उसके लेवल पे आके बात करते हैं, और ये बेस्ट स्टाइल है सबसे। एग्जैक्टली। और अक्सर ये कहा जाता है कि जब बच्चा आपकी बात नहीं समझ रहा है तो उसके लेवल पे आ जाएं, आप नीचे बैठ जाएं, उसके हाइट के अकॉर्डिंग आके उसकी आंखों में आंखें डाल के फिर आप उसको बताएं।
اور وہ آپ کی بات ضرور انڈرسٹینڈ کرتا ہے. کیا بات ہے. اس کے ساتھ آپ اپنی فیلنگس کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, کیونکہ بچہ ہے اس کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اب اس کو غصہ آئے گا, اسے فادر کو چیختے ہوئے دیکھا ہے تو وہ بھی چیخے گا, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اس کو ہولڈ آن بھی کر سکتا ہوں. وہ یا وہ نیچے زمین پہ لیٹ جائے گا, ضد کرے گا. ہم نے اکثر مارکیٹس میں ایسے بچے اچھا ہاں, یہ ایکسٹریم بیہیویئر بچوں کا فوری طور پہ آپ نے اس کو رسپانس کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں آپ اگر سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں. اگر وہ کسی ٹوائے کے لیے رو رہا ہے, یا تو یہ ہے اب آپ اس کو یا تو روتا ہوا چھوڑ دیں وہاں پہ, یا آپ اس کو 2-4 تھپڑ لگا دیں, ٹھیک ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں کہ اوکے ہم اس سے بہتر والا ٹوائے لے سکتے ہیں, ہم اس سے زیادہ پھر اس کو کوئی یوزفل چیز لے دیں. سب سے آئی تھنک جو بہتر چیز ہے کہ آپ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں, اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں. اور بچے کبھی آپ نے روتے ہوئے دیکھے ہیں سپر مارکیٹ میں؟ جی جی, کیونکہ میرے اپنے اور بچے بھی سپر مارکیٹ میں ایک پتلی سی لائن میں ایک بچہ جو ہے وہ لیٹ جائے نا, ٹھیک ہے, تو پھر سب دیکھتے ہیں. اور لیکن کچھ بچوں کو ویسے عادت بھی ہوتی ہے ہر اچھی بری بات پہ رونے کی نا, ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں رونے سے میرا کام. دیکھیں یہ تو ہم نے شروع سے پھر اس کی ٹریننگ کر دی نا, جس بات پہ اس نے ضد کی. اور یہ جو فرسٹ ٹائپ آف میں نے پیرنٹس بتائے تھے, پیرنٹس جو چائلڈ ڈریون ہوتے ہیں, وہ ان کے بچے یوزلی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میں نے تھوڑا سا رونا, میرے ماں باپ نے مجھے یہ چیز دلا دینی, میں نے چیخنا, مجھے یہ چیز مل جائے گی, میں زمین پہ لیٹ جاؤں گا تو فون. کبھی کبھی بچوں کی آواز اس قدر سر میں لگتی ہے ان کے چیخنے چلانے کی کہ پیرنٹس کہتے ہیں اس کو چپ ہی کرا دو, جو چاہ رہا ہے کر دو بس. دیکھیں یہی تو پیرنٹس کا ٹیسٹ ہے. اگر بچہ اچھا آپ کے سامنے رہے گا, سب کام ٹھیک کر رہا ہوگا, تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو بچے ہیں, ان کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے ان کے ایموشنز کو. ایموشنز کنٹرول نہیں کرتے, ایموشنز ریگولیٹ کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب فوٹیج دکھائی جاتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, سو ایک 18 کا پلس کا نا سائن لگایا جاتا ہے, PG-18 کا. لیکن وہ ہم لوگ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ گھر میں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہم لوگ اگنور کرتے ہیں اور بچے وہ ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو ٹیبلٹس اور یہ سب چیزیں دے دی ہیں اور بچے کیا دیکھ رہے ہیں ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو آگے لے کر چلنا ہے, ان کو بھی بتانا ہے. اور اچھا لگتا ہے جب آپ کے بچے چیز یوز کرتے ہیں, آپ کو خوشی ہوتی ہے, لیکن اس کے بھی تو کچھ رولز ہوں گے نا. دیکھیے رولز تو ہر چیز میں ہونا چاہیے. جیسے جو اتھارٹیرین پیرنٹس ہیں وہ رولز سیٹ کرتے ہیں اور ان کو پراپر فالو کرتے ہیں. اگر آپ بچے کو ٹیب دے رہے ہیں, سب سے پہلے آپ اس کی ایج لمٹ دیکھیں. ایج لمٹ کی کیا وہ اپروپریٹ ہے کہ وہ اس کو یوز کر سکتا ہے. اور پھر اگر آپ نے دینا ہی ہے تو سپروائز. 7 مہینے کے بچے بچیاں جو ہیں وہ کارٹونز دیکھ رہے ہیں یوں. ہاں بالکل ایسا ہے. تو آپ اس کے کانسیکوینسز پہ تو دیکھیں نا کہ بچے کی ڈیلیڈ اسپیچ ہوتی ہے. یہ ریسرچرز نے پروو کیا ہے کہ جو بچے بہت انیشیل ایجز میں ٹیبلیٹس یا کارٹونز ان چیزوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں, ان کی ڈیلیڈ اسپیچ ہوتی ہے. ڈیلیڈ اسپیچ ٹیبلیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں, بہت سارے لوگ میری طرح جاننا چاہتے ہوں گے جو بچے نہیں بول سکتے, اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ سن نہیں سکتے. جب تک سنتے نہیں بولنا شروع نہیں کرتے, تو ٹیبلیٹ سے تو وہ سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, پھر وہ کیسے نہیں بولتے؟ دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ اتنا فوکسڈ ہو جاتا ہے, سم ٹائمز پیرنٹس بھی اس کو آوازیں دیتے رہتے ہیں لیکن وہ رسپانس نہیں کرتا کیونکہ اس کی ساری اٹینشن وہاں پہ. اب کارٹونز میں ایک اسپیسیفک چیز کے اوپر بات کی جا رہی تھی, جبکہ گھر میں اگر آپ مدر ہے, فادر ہے اور بہن بھائی ہیں, وہ آپس میں ڈفرینٹ چیزوں پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, پانی کیسے پینا ہے, اٹھ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, اسکول جانا ہے, تو وہ بچہ ان کی طرف اٹینشن ہی نہیں پے کر رہا. وہ ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں چل رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس کے انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. سو وہ کارٹونش لینگویج ہی بولے گا, اگر بولے گا بھی تو ٹھیک ہے. آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا جو کارٹون سے وہ جو لینگویج سیکھتے ہیں وہی بولیں گے. جو گھر میں جو کلچر ہے یا جو نارم ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں, وہ جو وہاں پہ ڈائریکشن دی جا رہی ہے اس کو. تو اس لیے بچے کی کمیونیکیشن فیملی میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ پراپر ورڈز کو نہیں بول پاتا ہے, وہ پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا. اچھا, ایجوکیشن کی اگر ہم لوگ بات کریں آگے بڑھ کے, بچے اسکول جا رہے ہیں یا کالج لیول پر پہنچ چکے ہیں اور ماں باپ کی طرف سے پریشر ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ بننا ہے, اور پھر ماں باپ کئی جگہوں پر اپنی مرضی کے تحت بچوں کو کورس بھی سلیکٹ کرواتے ہیں, اور کئی ماں باپ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پھر دم درود کی طرف بھی جاتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے. تو اس سارے کرائٹیریا میں بچہ جو ہے وہ بہت فرسٹریشن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پر کیا پریکٹس ہونی چاہیے؟ دیکھیں آئی تھنک کہ بچوں کو اس معاملے میں لبرٹی ہونی چاہیے. اٹس ناٹ نیسیسری کہ اگر ڈاکٹر ہے تو اس کا بچہ ڈاکٹر بنے گا. لیکن بچے نے تو معاشرے میں اتنا گروم کیا ہی نہیں ہے. اس کا ہو سکتا ہے آرٹس میں انٹرسٹ ہو. یہ تو پیرنٹس اور ٹیچر کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا کہ یہ بچے کا انٹرسٹ کس طرف ہے. اگر ایک بچہ بہت اچھی پینٹنگ کر رہا ہے اور وہ
बायोलॉजी नहीं पढ़ पा रहा है तो डोंट प्रेशराइज, क्योंकि आगे जाके वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकेगा। एक बच्चे ने म्यूजिक करना है लेकिन म्यूजिक का इतना जो है वो स्कोप नहीं है, चलें ठीक है, लेकिन वो बच्चा बस जिद है म्यूजिक करना है, तो माँ बाप के क्या रोल है? माँ बाप भी तो कई जगहों पे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आती है कि आप निगोशिएट कैसे कर रहे हैं बच्चे को, आप कैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेज, प्रोज एंड कॉन्स कैसे बता रहे हैं, कि अगर आप, लाजमी नहीं है कि आप एक फिक्स चीज़ उसको बताएं, आप 3-4 ऑप्शंस उसको दे दें, ठीक है, कि देखो ये साइड पे आपका शौक है, आप इसको करते रहो, लेकिन एज अ प्रोफेशन आई थिंक कि ये प्रोफेशंस है, आप इनको कंटिन्यू करोगे तो आप ज़िंदगी में अच्छी तरह से एक्सेल कर सकते हो। सो ऑलवेज निगोशिएट बच्चे के साथ, उसको ऑर्डर्स मत दें। निगोशिएट ना करना, बच्चे को इंसिस्ट करना किसी भी चीज़ के लिए, एक तो ये गलती है। इसके अलावा बीइंग पेरेंट्स कौन सी गलतियाँ होती हैं जो लोग करते हैं और फिर बच्चे जो है वो नहीं बन पाते जो पेरेंट्स चाह रहे होते हैं, या अच्छे शहरी भी इवन नहीं बन देखिए पाते। मुझे लगता है कि जो सबसे जो पहली चीज़ है कि हम बच्चे के मिसबिहेवियर को पर्सनल ले लेते हैं, हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अगेन मैं बार बार बात कर रही हूँ कि जो उनकी फीलिंग्स को हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसको पास आप बिठा के आप उससे बात कर सकते हैं इस चीज़ पे, तो वहाँ से कम्युनिकेशन गैप आपका स्टार्ट होता है कि आप बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा ये कि हम बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जबकि हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। मैं हमेशा अपने इर्द गिर्द भी सब लोगों को यही बताती हूँ कि आप कभी भी दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप साइकोलॉजिकल इलनेसेस का तब शिकार होते हैं जब आप दूसरों के बिहेवियर्स और उनके मूड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके अपने कंट्रोल में सिर्फ आपकी अपनी ज़ात है। सो बीइंग अ मदर, मैं सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँगी। अगर मैं चीख रही हूँ, मैं बच्चे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो भी मेरे से मेरी बात को अंडरस्टैंड करे। क्या 4 से 5 साल का बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है? अब बिल्कुल होता है। अब तो देखिए ये तो बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ें पे आ रही है कि इतने छोटे बच्चों के अंदर भी डिप्रेशन आता है। इट्स जस्ट दैट कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो फिर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेशन में जाना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा पेरेंट्स अक्सर कहते हैं ये तो कमरे से बाहर नहीं निकलता है, किसी से बात नहीं करता है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। देखिए आपने पर्सनैलिटी बनाई कैसे है उसकी, आपने ग्रूम कैसे किया है, आपने उसको मौका ही नहीं दिया है कि अपने आप को एक्सप्रेस। लेकिन वो इतना मैच्योर नहीं होता बच्चा, तो ये टाइम स्पैन भी उनका कम होता होगा डिप्रेशन का। नहीं देखिए, हम लोग जब भी इवन अगर मेरे पास कोई 50 इयर्स का पेशेंट भी आया है तो हम लोग हमेशा उसके चाइल्डहुड हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। बचपन कैसा गुजरा, आपके घर की एनवायरनमेंट कैसी थी, कोई ट्रॉमा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि आप घर में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बात को सुना ही नहीं किया, उसके इमोशंस को देखा ही नहीं गया। सो चाइल्डहुड हिस्ट्री जो होती है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने सुपर चिल्ड्रन देखे हैं? सुपर चिल्ड्रन लाइक जो आपके नज़दीक द बेस्ट एग्जांपल बच्चों की? बिल्कुल देखिए मैंने। उनके माँ बाप क्या करते थे? उनके माँ बाप उनके लेवल पे आकर उनसे बात करते हैं। उनके माँ बाप अथॉरिटेरियन नहीं है, उन पे इम्प्लिकेशंस नहीं हो रही हैं, वो चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, वो स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ को बच्चे के लिए एक इंजॉयबल चीज़ बना दिया। हम लोग क्या कहते हैं, ये काम नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बैठ के पढ़ो, यू जस्ट हैव टू स्टडी, आप कुछ और नहीं कर सकते। हम बच्चों को पैदा होने से लेके बड़े होने तक सिर्फ डरना ही सिखाते हैं। काम नहीं किया डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, चलोगे गिर जाओगे, खाना नहीं खाओगे बड़े नहीं होगे। पीपल प्लीजिंग कि वो आंटी आ गए हैं, उनके सामने ऐसे बिहेव नहीं करना। अगर बच्चे ने कुछ कर दिया है तो उनके सामने ही कि लाइक पता नहीं इसको क्या हो गया है, इसने ये हरकतें कहाँ से सीखी हैं, ये ड्रेस नहीं पहनो, ये ड्रेस पहनो, तुम बहुत अच्छी लगोगी, लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। तो हमने पीपल प्लीजिंग की तरफ बच्चों को लगा दिया है कि वो जो काम भी करते हैं दूसरों के सेटिस्फेक्शन के लिए स्टार्ट करना हो जाते हैं, और अपने पर्सनालिटी जो एक्चुअली उनके अंदर से होती है उसको हम ग्रूम करने का चांस ही नहीं देते हैं। कुछ सेट पैटर्न्स आपके जहन में हों जो हर माँ बाप को फॉलो करने चाहिए अपने बच्चों के साथ उनकी ओवरऑल तरबियत में? अच्छा देखिए, मैं फ्रॉम द बिगनिंग कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वर्ड्स कौन से चूज़ कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन क्या है। अगर मैं हार्श होके बच्चे को कोई बात कहूँगी तो वो मेरे वर्ड्स को नहीं देखेगा, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखेगा कि उनकी लैंग्वेज एग्रेसिव है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम वो भी वही बात एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज के साथ करेगा और इवेंचुअली वो उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाएगा। आपने लोगों को देखा होगा कि बड़े एग्रेसिवली बात कर रहे थे, ऊंची आवाज़ में, हाई टोन की, ये सारा उन्होंने लर्न किया, ये लर्न बिहेवियर है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टाइल पे अपने काम करें। दूसरा, बच्चे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, Amazing. उसके साथ टाइम स्पेंड करें।
और टाइम स्पेंड करना सिर्फ ये नहीं है कि आपने उसको पढ़ा दिया, खाना खिला दिया। अच्छा, सब बच्चों के साथ 3 बच्चे हैं, अगर तीनों के साथ इकट्ठा टाइम स्पेंड करना है या हर किसी को अलग-अलग टाइम नहीं देना नहीं नहीं, मेरा पर्सनल जो है कि हर बच्चे को अपना टाइम मिलना चाहिए। आप लोग एक फैमिली आउटिंग्स प्लान being कर a सकते हैं, parent, लेकिन ये एक पूरी जॉब है। और पूरी job है। ये It's तो like हम a एक full-time साइड job। डिस्कस कर रहे हैं ना कि Yeah. सब अच्छा हो, बच्चों की ड्रीम वर्ल्ड ऐसी हो, उनको पनिशमेंट नहीं देनी, प्यार से बात करनी है, बच्चे जो चाहते हैं उनको करने देना है। अब जरा पेरेंट्स की साइड से बात करते हैं। बच्चे ने चोरी कर दी, वो बहुत गलत काम कर दिया, डांटना भी है, पनिश भी करना है, तो पनिशमेंट किस लेवल की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस एक्सट्रीम की होनी चाहिए? अच्छा देखिए, अगर बच्चे ने कोई चोरी कर ली है तो पहले तो आप ये देखें कि उसको ये ज़रूरत क्यों पेश आई है, ठीक है? ऐसी क्या उसकी वो थी कि अगेन मारने से उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा, नेक्स्ट टाइम कोई गलत काम होगा वो आपके पास नहीं आएगा। सो अगर फर्स्ट टाइम उसने कुछ किया है तो आप उससे बात इस तरीके से करें कि उसका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। यूजुअली बच्चे तब झूठ बोलते हैं जब उनका अपने पेरेंट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, या उनको मार का डर होता है, या उनको हार्श पनिशमेंट का डर होता है। सो गलतियां बच्चों से होती हैं, गलतियों का मतलब ये नहीं है, फरिश्ते तो बड़े भी नहीं होते हैं। गलतियों का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को जज करना शुरू कर दें कि बच्चा है ही ऐसा। कोई भी सेंसिबल बंदा बच्चे को जज नहीं करेगा, इट्स फाइन। अगर हो गया है सो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये इसके बैकग्राउंड रियलिटी थी, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, ये सारी डिस्कशन होनी चाहिए। बच्चे को कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम अगर खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में गलती होती भी है तो वो डर के कहीं छुप ना जाए, बल्कि आपको आके बता दे कि मुझसे ये गलती हो गई है। वेल, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड आई होप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन ये रही होगी। ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे और फिर एक पाकिस्तान के हीरो से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच के साथ। जिक्र हो बच्चों का और उसके बाद फिर खेल कूद की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये खेल कोई आम खेल नहीं है, ये जनाब बॉक्सिंग की बात हो रही है। और बॉक्सिंग में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर, जो कि इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में नाकाबिल शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए WBO यूथ वर्ल्ड टाइटल का कामयाबी से दिफा करके फाइट अपने नाम कर चुके हैं। और इसी मंथ में दुबई में होने वाली टाइटल फाइट उस्मान वजीर ने 10 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट के 7वें राउंड में थाईलैंड के क्रोंकलिन को नॉकआउट किया था। और उस्मान वजीर अब तक तमाम 10 इंटरनेशनल फाइट्स में नाकाबिल शिकस्त हैं। जबरदस्त किस्म की बेल्ट उन्होंने ली है जो कि उनकी टेबल पे मौजूद है और आज हमारे स्टूडियोज में भी मौजूद है। जी बिल्कुल, और इस बेल्ट का सफ़र बहुत पुराना है एंड आई नो हिम पर्सनली। बहुत अरसे से, बहुत मेहनतों के बाद 10 फाइट्स ऐसी जो अभी तक नाकाबिल शिकस्त हैं, जिसमें बहुत वर्ल्ड लेवल के बॉक्सर्स मौजूद थे। और इस वक्त पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड यूथ चैम्पियन का टाइटल मौजूद है WBO का। पहले भी ये पाकिस्तान ने टाइटल जीता ड्यू टू उस्मान वजीर, और फिर इसी साल इसी महीने दोबारा से इसको डिफेंड किया गया। दुबई के अंदर फाइट थी और दोबारा से पाकिस्तान वर्ल्ड यूथ चैंपियन बन चुके हैं। सो वी हैव विद अस मिस्टर उस्मान वजीर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? जबरदस्त। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो इस बेल्ट के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। थैंक यू। सो उस्मान, माशाल्लाह से डिफेंडिंग फाइट, और डिफेंडिंग फाइट का कोई था प्रेशर? डेफिनेटली लाइक आपको पता है हर फाइट का एक ही प्रेशर होता है हमारे लिए, और बेशक वो टाइटल हो या सिंपल हो। तो बस आपको पता है सेम गोल होता है, सेम मिशन है। फर्स्ट राउंड के बाद जितने प्रेशर हो रिलीज हो जाता है। थाईलैंड के बॉक्सर को जिनको आपने शिकस्त दी थी,
उस वक्त क्या जज्बात थे, उस बॉक्सर के वीक पॉइंट्स क्या थे, और कैसे आपने ये जज किया कि बस इसको तो मैं नहीं हूँ, चुटकियों में नॉकआउट कर देना है? देखिए हमारी जो टीम है वो वहीं काम करती है, फाइट से पहले देखती है हमारे जो ओपोनेंट होते हैं कि इनके क्या वीक पॉइंट्स है। तो डेफिनेटली हमारा टारगेट था कि लाइक 5-6 राउंड में अपना प्रेशर स्टार्ट करना है। फिर वहीं हुआ, 5-6 से स्टार्ट किया और 7 में नॉकआउट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, मतलब कि इसको अगर इस तरह देखा जाए तो आप 2 दफ़ा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीते हैं, डेफिनेटली ठीक है, इसको डिफेंड भी किया और पहले जीता भी। सो क्या खुशी होती है और क्या जो वो फीलिंग्स होती हैं ना उस वक्त कि आप पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान की शर्ट्स पहनी हुई है, सो वो मोमेंट्स क्या होते हैं? देखें ये ऐसी फीलिंग्स है कि बंदा वर्ड्स में तो बता नहीं सकता, और डेफिनेटली आप अगर ये है कि एक सिंपल फाइट जीते हैं वो इतनी अच्छी फीलिंग होती है अपनी कंट्री के लिए। ये तो फर्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ टाइटल है, तो ये मेरा ड्रीम था, अब पूरा हुआ है, तो अब मुझे खुद भी यकीन नहीं होता। इस ड्रीम के बारे में थोड़ा सा बताएं, बिकॉज आई नो द स्टोरी, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक ये फर्स्ट टाइम जो है किसी भी शख्सियत ने ये फाइट जीत के यहाँ पर लेकर आया। बिल्कुल ऐसा ही है, लाइक मैं सुनता था बचपन में क्रिकेट में एक हिस्ट्री बनी हुई है, स्कॉच है, जितने भी गेम्स है ना, तो मुझे भी शौक होता था कि यार मैं भी अपने स्पोर्ट्स में कुछ डिफरेंट करूँ, लाइक ऐसा करूँ, पहले नहीं हुआ वो। तो फिर मैंने जब चेक किया तो मुझे पता लगा कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग तो है ही नहीं हमारी, फिर जिसमें ये यूथ वर्ल्ड टाइटल्स थे, यहाँ से फिर आगे वो कुछ और ओपन वर्ल्ड टाइटल्स हैं, तो ये मेरा पहला टारगेट था, मैंने कहा सबसे पहले इसे अचीव करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर लगा रहा 7 साल बाद फिर मैंने अब आपने ये बेल्ट हासिल भी कर ली और दफा भी कर रहे हैं आप, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, जब आप फाइट के लिए मौजूद थे, कौन कौन सी कंट्रीज से बॉक्सर्स थे वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा टफ आपका मुकाबला किसके साथ रहा? देखें ये प्रोफेशनल फाइट्स इसमें लाइक 10 to 12 फाइट्स होती हैं और हर कंट्री से होते हैं, लाइक इसमें ऑस्ट्रेलिया, आपके चाइना है, जापान, इस तरह सारे मिक्स हैं। तो जो मेरी फाइट थी वो थाईलैंड से थी, मैं डिफेंड कर रहा था। तो हर फाइटर हर कंट्री का फाइटर टफ होता है, लाइक हर बंदा तैयारी करके आता है। तो बाकी ये और हम देखें हर रीजन के लोगों की एक खास हाइट फिजिक होती है, उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। तो जिन से आपकी फाइट्स अभी तक हो चुकी हैं, आपको लगा कि उनकी ट्रेनिंग या उनकी फिजिक और फिजिकल स्ट्रेंथ बेहतर है हमसे किसी भी लिहाज से? स्टार्ट में मुझे लगता था, जब मेरी स्टार्ट की फ़ाइट्स थी, और फिर बीच में ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे खुद समझ आना शुरू हुआ कि मैंने अपने स्ट्रेंथ कंडीशन कहाँ पे मेरे अपने बॉडी पे वर्क करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब मेरी अच्छी स्ट्रीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एलीट लेवल पे हूँ, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इतनी मेहनत जो है ना, उसके पीछे की अगर मैं थोड़ी सी स्टोरी मैं बताता चलूँ तो उस्मान की डेली की रनिंग सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें पता नहीं कितने किलोमीटर्स बनते हैं। फिर उसके बाद ये पहनते हैं स्वेट सूट। उस स्वेट सूट को पहनने के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग करने के बाद जब वो स्वेट सूट उतारते हैं तो पानी की तरह जो है ना वो आपके और वैसे मेरे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है कि 1 घंटे तक रनिंग करना, मतलब हम लोगों का स्टेमिना शायद 2-3 मिनट से मैक्सिमम भी होगा ना, तो 5-7। ये मैं 1 घंटे की रनिंग ट्रेडमिल वाली बता रहा हूँ। वेल उस्मान, आगे के क्या प्लान्स हैं? कौन सी फाइट जो है वो अगली पे नजर है, या दोबारा से टाइटल डिफेंडिंग फाइट की तरफ? देखें सबसे पहले तो इस फाइट के लिए जिनने मुझे सपोर्ट किया उनका तो मैं एक दफ़ा उनको मेंशन करूँ, और जैसे हमारे लाइक जीबी चीफ सेक्रेटरी हैं मोहिद्दीन वानी साहब हो गए, हमारे KCBL का वहाँ का बैंक है हमारे गिलगित का। उस्मान सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर महत पाचाजी भी इस वक्त मौजूद थे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और इससे कबल वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। जी अच्छा उस्मान, अकेडमीज़ के हवाले से अगर हम लोग पूछें और देखा जाए तो इस वक्त आपने खुद अपनी मेहनत पर यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इस वक्त क्या स्कोप देख रहे हैं बॉक्सिंग का ऑल अराउंड पाकिस्तान में? देखें सबसे पहले तो जिनने मुझे सपोर्ट किया, जैसे बॉक्सिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं मेंशन करना चाहूँ। हमारे जीबी के चीफ सेक्रेटरी हैं मोहिद्दीन वानी साहब, उनने एक बॉक्सिंग एकेडमी बनाई फर्स्ट टाइम गिलगित के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे। हमारा KCBL बैंक है, हमारा जो पंजाब गवर्नमेंट है, DG तारिक साहब हैं। तो देखिए ये लोग बॉक्सिंग के लिए काम करें, लाइक बाकी स्पोर्ट्स से हट के भी ये चाहते हैं कि बाकी स्पोर्ट्स भी आए। तो डेफिनेटली अगर जितनी अकेडमीज़ होंगी पाकिस्तान के अंदर उतना ही टैलेंट सामने आएगा। बहुत सारे फाइटर्स जब आप उनको देखेंगे, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो फिर आपको वो पाकिस्तान रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो एकेडमी तो मस्ट है। अगर आप जैसे क्रिकेट की आपको हर हमारे उसमें सूबे में हर सिटी के अंदर एक एकेडमी है, तो आज देखिए कितना टैलेंट है क्रिकेट का हमारे पास। तो इसी तरह जितनी एकेडमीज होंगी बॉक्सिंग की, बेशक वो क्लब लेवल छोटी हो या बड़ी हो, तो फिर वहाँ से आपका टैलेंट सारा सामने आता है।
बहुत शुक्रिया उस्मान, आज आप हमारे सेट पे मौजूद थे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके लिए ढेरों दुआएं। इसी तरह आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहें, इसी तरह आप अपने टाइटल का दिफा करते रहें और इंशाल्लाह हर कामयाबी के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको जहमत दें अपने सेट पे और आपसे इसी तरह हम बातचीत करें। और चूँकि बात हो रही है खेल से मुतालिक भी, बच्चों की तालीम से मुतालिक भी बात हुई, तो बहुत से ऐसे और भी मामलात हैं जिन पर आज के दिन बात करना ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं एक और टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिए। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। वेलकम बैक नाजरीन। आज नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशाए बतूल, फर्जंद हैदर करार, सरदाराना नौजवानान जन्नत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विलादत है और यौम विलादत मुबारक की मुनासबत से आज सुबह पाकिस्तान में हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत से हम क्या सीख सकते हैं और हमारे लिए लर्निंग्स क्या हैं। तो बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हज़रत मिजाज आपके ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज यकीनी तौर पर एक खुशी का दिन है, 3 शबानुल मुअज़्ज़म। लेकिन हज़रत ये फरमाइएगा कि वो क्या घड़ियाँ थीं और साथ ही साथ अगर आप फुतरस का वाक़या भी बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं सबसे पहले तमाम उम्मत को, तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा और हज़रत अली मुर्तज़ा के घर में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन जैसी शख्सियत तशरीफ़ लाई। हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसी शख्सियात हैं तारीख़ बशरियत में और ख़ुसूसन आलम इस्लाम में जिन्होंने इस दुनिया में वो किरदार अदा किया जिससे इस्लाम सरबुलंद हुआ। इस्लाम खिलाफ जितने साजिशें थीं वो नाकाम हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनमें से बारिज़ तरीन शख्सियत हैं। आज जिनकी शख्सियत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और आज तक मैं समझता हूँ कि दुनिया को कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो इमाम हुसैन की याद न मनाता हो, किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन नवासे रसूल की याद ज़रूर मनाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरामीन है, जो मैंने गुजारिश की है कि हुज़ूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बहुत बड़ा जुमला है कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। ये तो हर कोई जानता है कि नवासा नाने से होता है, लेकिन दूसरा जुमला बड़ा अजीब है कि नाना कह रहा है कि मैं भी अपने नवासे से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। यानी वो हुज़ूर देख रहे थे कि आइंदा एक वक्त आएगा जब यजीदियत आलम इस्लाम पे और इस्लाम पे हमला आवर होगी और ये मेरा नवासा इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देकर मेरा नाम और मेरी शरीयत को बचाएगा और दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। और दुनिया में आज देखें, दुनिया के हर कोने में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। तो इससे पता चलता है कि हुजूर ने सच फरमाया था कि अना मिनल हुसैन, मैं भी हुसैन से हूँ। इमाम हुसैन के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, मनाक़िब हैं। उनमें आप देखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हालत नमाज में जमात करा रहे हैं, सजदे में जाते हैं, इमाम हुसैन आकर पुश्त पे सवार हो जाते हैं और हुसैन का नाना बुजुर्गवार ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन, उनसे बालातर तो कायनात में कोई इंसान है ही नहीं। आप उस वक्त तक सर सजदे से नहीं उठाते जब तक हुसैन अपनी मर्जी से पुश्त से उतर नहीं जाते। और ईद का दिन था, क्या खूबसूरत है, यानी नाना की सीरत देखो और फिर नवासा की सीरत देखो। ईद का दिन था, ज़ाहिर है बच्चे जो है ईद के दिन बाहर निकलते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं
اور مدینہ کی گلیوں میں رونقیں تھیں. امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے بھی کہا کہ نانا ہماری بھی کوئی سواریاں ہونی چاہیے, ہم بھی باہر جائیں, کھیلیں, عید کھیلیں بچوں کے ساتھ. تو کیا سعادت مند ہیں یہ دو نواسے. آگے حضور نے فرمایا آؤ بیٹو میں تمہاری سواری ہوں, ایک میرے دائیں کاندھے پر بیٹھ جائے, ایک بائیں پہ بیٹھ جائیں. بیٹھ گئے اور لے کر چلے مدینہ کی گلیوں میں. تو نواسوں نے کہا اے نانا جان, لوگوں کی جو سواریاں ہیں ان کی باغیں ہیں, ہماری باغیں نہیں ہیں. رسول نے اپنی مبارک زلفیں دونوں نواسوں کے ہاتھوں میں دے دی. آگے ایک بزرگوار صحابی آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ, تو وہ کہتے ہیں کیا خوبصورت سواری ہے, نعم المرکب. تو حضور زبان وحی سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرا صحابی یہ نہ کہے کہ نعم المرکب کی سواری کتنی اچھی ہے, بلکہ یہ کہے نعم الراکبین, آگے یہ سوار کتنے اچھے ہیں. کیا عظمت بتائی حضور نے امام حسین علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخصیت, جو ہستی, بہت سے واقعات ہیں, ٹائم کم ہے کہ میں سب کو بتاؤں, لیکن وہ جو واقعہ آپ نے فطرس کا اشارہ کیا وہ یہ کہ ظاہر ہے جس وقت امام حسین جھولے میں تھے اور اس طرح کی وہ مخلوق آئی جناب, اور ان کو اٹھا کر لے آئے, فطرہ اسلامی مخلوق کو اٹھا کر لے آئے اور آ کر جناب حضور کہا کہ ان کو شفا چاہیے. تو حضور کا اسی دن نواسہ پیدا ہوا تھا. آج کا دن ہوگا, کیا مبارک دن ہے. حضور نے کہا آپ میرے ہاتھ نہیں, جاؤ میرا یہ نواسہ جو آیا ہے حسین, اس کے ساتھ مس کرو, اسے شفا مل جائے گی. آج جا کر اس کے ساتھ مس کیا اور اسے شفا مل گئی. وہ کتنے فخر سے پرواز کرتے ہوئے واپس جا رہا ہے کہ میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں, میں تو حسین جس نے شفا دی ہے جس کو, میں وہ ہوں خوش قسمت. وہ جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ان متبرک ایام میں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو تبرک کے قائل ہیں, ہم تو اہل بیت اطہار کے بہت بڑے محب ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تو حضور نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا, آگے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے. یہ وہ ہستیاں ہیں, ان سے ہماری محبت ہے, ہماری عقیدت ہے. اگر ہم ان کا وسیلہ دے کے, ان کو سامنے رکھ کر اللہ سے جو مانگیں گے, ہمیں یقین ہے آج کی مشکلات, اور خصوصاً آج پاکستان جس بحران میں ہے معاشی حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں, آج جہاں دوسری کوششیں کر رہے ہیں, کاوشیں کر رہے ہیں, تمام امت مل کر, تمام پاکستان کے عوام مل کر آج کے دن نواسے رسول کا صدقہ دے کے دعا مانگے, میرے اللہ اپنے حبیب کے اس نواسے کا اور اس ولادت کے دن کا واسطہ ہمارے یہ بحران ختم فرما اور پاکستان کو سر بلند فرما. مجھے یقین ہے نواسے رسول کے صدقے انشاءاللہ یہ بحران ٹلیں گے اور پاکستان جو اللہ کی نعمت ہے یہ بلندیوں کی طرف ہی جائے گی, اور اس کے لیے کوئی کمزوری اور کوئی مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے حضرت آپ نے فرما دیا. اور بس میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اور بچپن کے واقعات ہی سنائیں اور کیا میسج ہمیں ملتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو ان کی فضائل کی بات ہے, ان کی عبادت اگر دیکھیں. میں آج کے جوانوں کو, نوجوانوں کو دعوت دوں گا کہ امام حسین کا بچپنا دیکھیں. جنت کے سردار امام حسین جنت کے سردار. حضور کا فرمان ہے نا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین. اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جس وقت ہم قیامت میدان محشر میں جائیں گے تو خواہ جتنا بوڑھا یہاں دنیا میں فوت ہو گیا, لیکن وہاں جب جائیں گے جنت میں تو سب جوان ہو جائیں گے. تو اس کا معنی ہے سب جنتیوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں. تو ایک اور جملہ میں بڑا عجیب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, میرا یہ حبیب جو بولتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے. اور اسی اللہ کے حبیب, پیارے حبیب نے کیا جملے فرمایا الحسن والحسین امامان عادلان قاما او قادا, کہ میرے یہ بیٹے حسن اور حسین دو عادل امام ہیں, خواہ وہ سلو کریں یا جنگ کریں. کیا خوبصورت ہے. یعنی اگر ان کی زندگی دیکھ لیں امام حسن کی, تو انہوں نے زندگی میں بہت بڑے خون خرابے سے امت کو بچایا ہے, سلو کی ہے. اور امام حسین نے آج جنگ کر کے, جہاں یزیدیت اسلام کا قلع کما کرنا چاہتی تھی, وہاں جنگ کر کے اپنی جانیں قربان کر کے, اتنی بڑی اثار و قربانی, اور وہ اسلام کو بچا لیا. تو میں دیکھیں بہت سے واقعات ہیں. سید الملائکہ جناب جبرائیل, تاریخ میں ملتا ہے سب مسلمانوں کی تاریخ میں کہ وہ ملائکہ کے سردار ہیں, لیکن وہ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں آ کر چکی چلائیں اور ان کے بچوں کے جھولے جھلائیں. جناب
وہ پھر عید کا ایک واقعہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر میں موجود ہیں، امام حسن اور حسین آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں جان آپ بچوں کے خوبصورت کپڑے ہیں، ہمارے کپڑے کہاں؟ تو بی بی کے منہ سے نکل گیا کہ وہ درزی کے پاس ہیں۔ تو کیا اللہ کی شان، آگے چند لحظے بعد دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے، بی بی آ کر پوچھتی ہیں کہ کون ہے؟ جبرائیل امین جو ملائکہ کا سردار ہے وہ یہ نہیں کہتا آگے میں جبرائیل سید الملائکہ آیا ہوں، بلکہ کہتا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ بیٹوں نے دیکھا، اور ظاہر جناب سیدہ کہ وہ مقام ہے بذات الرسول ہیں، جو ان کی زبان سے نکلا وہ حقیقت بن گیا۔ اور بچوں نے سنا تھا کہ درزی کے پاس ہیں کپڑے، جب سنا کہ خیاط الحسنین آیا ہے تو خوش ہو گئے ہیں، اب وہاں جا کر اس سے کپڑے لیے، عید کے کپڑے پہنے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت امام حسین کی پیدائش ہوئی آج کے دن، جناب سیدہ بہت زیادہ خوش، اور ننھے سے حسین کو ہاتھ پہ اٹھا کے آج جاتی ہیں اپنے بابا جان کے پاس، مبارکباد بھی دیتی ہیں اور بیٹا پیش کرتی ہیں، وہ ان کو بوسے دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا نام حسین رکھتے ہیں۔ اور پھر مسلسل واقعات ایسے ملتے ہیں بچپن میں اب بہت زیادہ کہ امام حسین اور امام حسن گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو کندھوں پہ سوار کرتے تھے، اور ان کے ساتھ خوشی کی باتیں اور بھاگنا دوڑنا اور ان کی کشتی کرانا آپس میں، یہ حضور جیسے ہوتا ہے نانا، ظاہر نانا کا کردار یہی ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم کے پروردہ ہیں امام حسین۔ اگر امام حسین نے کربلا میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے تو شاید ہم جیسا آدمی ہوتا تو قطعاً ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا کارنامہ، اپنی آنکھوں کے سامنے سب کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی کھڑے رہے اور یہ فرمایا کہ نانا کا دین اگر سلامت نہیں رہتا تو آؤ تلواروں مجھ پہ ٹوٹ پڑو، میں قربانی دے سکتا ہوں لیکن اپنے پیارے نانا کے دین کو میں ہر حال میں بچاؤں گا۔ یہ وہی تربیت تھی، وہی محبتیں تھیں جو حضور نے تربیت کی تھی، جناب علی و زہرا نے تربیت کی تھی، اور اس تربیت سے نکل کر امام حسین علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے کہ آج پوری دنیا پر اسلام کا پرچم، مرحوم چشتی اجمیری کا وہی شعر کہ حقا کے بنا لا الہ الا حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، سلامت رہیں، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا، اور نعت خواں ہمیں اس میں شامل کر رہے ہیں، آخر میں اس کی طرف بڑھیں گے، لیکن ایک شعر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے جب جوڑے کا ذکر ہوا کہ جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر کھلایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ کی آواز نجم، اور کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، ہمیں کلوزنگ کی جانب بڑھنا ہے، لیکن کلوزنگ کی طرف جانے سے پہلے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور نعت کی سعادت حاصل کر رہی ہیں سہرش۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے زہرا بطول کا، میرے منہ سے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن